जय हिंद प्यारे बच्चों। आज जीके के पार्ट 2 में हम लोग नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को देखने जा रहे हैं। ये सारा टॉपिक्स अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, चाहे वो स्कूल लेवल के हो चाहे वो नेशनल लेवल के हो, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आता ही आता है। तो हमें सिर्फ सिंबल से नहीं देखना, बल्कि इसके अंदर हम इसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे, क्योंकि इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस कैरी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट नो डाउट्स तिरंगे से ही करेंगे। तो हमारा जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है वो क्या है बच्चों? तिरंगा। हमारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या होता है? तिरंगा। अब इसका नाम तिरंगा क्यों है? सबसे पहले कि ये 22 जुलाई 1947 को, ये डेट याद रखना है आपको, 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगों को अपनाया था। यानी कि ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि सबसे पहले तिरंगे को कब अपनाया गया था। तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों? 22 जुलाई 1947, 1947। तिरंगे में समान अनुपात में केसरिया, सफ़ेद तथा हरे रंग की 36 पट्टियाँ होती है। यानी कि इसमें 3 कलर्स होते हैं, केसरिया, सफ़ेद तथा हरा, और इसीलिए इसको तिरंगा भी कहा गया है। और इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो होता है 2:3। इससे काफ़ी क्वेश्चंस कैरी होता है। यानी कि लंबाई और चौड़ाई का मतलब क्या हुआ? ये आपका सेगमेंट्स ये 3 होता है और ये 2 होता है, 2:3 में होता है। और इसमें जो बीच की पट्टी होती है, जो सफ़ेद रंग की पट्टी होती है, उसमें नीले रंग का चक्र बना होता है, गहरे नीले रंग का चक्र होता है, जिसमें 24 तीलियाँ होती है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि चक्र के अंदर जो तिली होती है उसकी संख्या कितनी होती है। तो बच्चों याद रखिएगा 24 तिली होती है, और साथ में अनुपात कितना होता है? 2:3। इसके अलावा बच्चों ये क्वेश्चन बनता है कि चक्र लिया कहाँ से गया है? तो ये सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है, जो हम लोग आगे करेंगे। और तिरंगे में केसरिया रंग त्याग का और बलिदान का, सफ़ेद रंग सत्य, शांति का और पवित्रता का, तथा हरा रंग देश की समृद्धि का प्रतीक होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि किस रंग का क्या प्रतीक होता है। तो याद रखिएगा केसरिया त्याग और बलिदान, सफ़ेद सत्य, शांति और पवित्रता, तथा हरा शांति और देश की समृद्धि का प्रतीक होता है। अगला सिंबल है जो हम लोग बात कर रहे थे, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, जिसकी अभी हमने चर्चा की थी कि सारनाथ के अशोक स्तंभ से वो आपका हरे रंग का चक्र लिया गया, उसी अशोक स्तंभ की बात हो रही है। बच्चों ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, जो मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए गए स्तंभ से लिया गया है। सबसे पहले 26 जनवरी 1950 को, ये डेट भी याद रखना है, इसको अपनाया कब गया था? 26 जनवरी 1950 को, जब भारत का रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस भी है, यानी कि भारत गणराज्य उसी दिन बना था। अशोक के स्तंभ शिखर पर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि सत्यमेव जयते किस लिपि में लिखा गया है। तो याद रखिएगा बच्चों, देवनागरी लिपि में लिखा गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? सच्चाई एकमात्र जीत है। और ये कहाँ से उठाया गया है? ये मुंडका उपनिषद से उठाया गया है, जो एक पवित्र हिंदू वेद है, उसके मुंडका उपनिषद से ये लाइन उठाया गया, सच्चाई एकमात्र जीत है, जो अशोक स्तंभ का राष्ट्रीय लाइन भी है, एक तरह से स्लोगन जिसको बोलते हैं। इस स्तंभ के शिखर पर 4 शेर है। इस शेरों की संख्या भी ध्यान रखनी है। 4 शेर है, जिनका पिछला हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता है, एक्चुअली 3 ही हिस्सा दिखाई देता है, और इसमें 4 शेर खड़े हैं, जिनका पिछला हिस्सा खंभों से जुड़ा हुआ है। संरचना के सामने इसमें धर्म चक्र, कानून का पहिया भी है, जो आप लोग नीचे देखते हो। साथ में भारत का प्रतीक शक्ति, हिम्मत, गर्व और विश्वास को प्रदर्शित करता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि ये जो किसका प्रतीक है? तो शक्ति, हिम्मत, गर्व और विश्वास। पहिए के हर तरफ बच्चों एक अश्व और बैल बना हुआ है, जो सबसे नीचे अंगीकृत है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि नीचे अशोक स्तंभ में नीचे कौन सा सिंबल है। तो याद रखिएगा अश्व और बैल का सिंबल बना हुआ है। इसके उपयोग को नियंत्रित और प्रतिबंधित करने का कार्य राज प्रतीक की धारा 2005 के तहत किया जाता है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि किस एक्ट के तहत इसको कंट्रोल किया जाता है। तो याद रखना है 2005 में भारतीय राज प्रतीक की धारा के अनुसार से इसको कंट्रोल किया जाता है। आपका अगला है कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। तो अब बच्चों सभी को पता है कि भारत का राष्ट्रीय गान हमारा क्या है? जन गण मन। सबसे पहले 24 जनवरी 1950 में इसको अपनाया गया था आधिकारिक रूप से, मतलब ऑफिशियली, और इसको लिखा है किसने? है रविंद्रनाथ टैगोर। इसके रचयिता कौन है बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, सबसे पहली बार इसको कहाँ और कब गाया गया था। तो याद रखिएगा 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में? कलकत्ता के सत्र में गाया गया था। इस संपूर्ण गीत या गाने को लगभग 52 सेकंड का टाइम लगता है, लेकिन इसका जो लघु मतलब इसका जो छोटा संस्करण जिसमें सिर्फ पहला और अंतिम लाइन शामिल होता है, वो सिर्फ 20 सेकंड में पूरा हो जाता है। यानी कि इसका एक स्टैंडर्ड टाइम है 52 सेकंड्स का, लेकिन अगर सिर्फ हम लोग फर्स्ट और अंतिम लाइन को गाए तो उसमें 20 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता है।
राष्ट्रगान ये है जिसको हम अभी नहीं कवर करेंगे, क्योंकि ये इसका एक सही समय होता है और सही टाइम होता है, लेकिन ये आपको सबको पता ही है, तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है इसको आप लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट है आपका भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार। बच्चों, भारत का जो सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है वो है भारत रत्न। ये भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, जिसको हम लोग सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वोच्च नागरिक सम्मान के नाम से भी जानते हैं। यह हमेशा एक असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है, और ये किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, उसमें है विज्ञान, कला, साहित्य, खेल और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में। इसमें एक अलौकिक असाधारण कार्य करने के लिए ये दिया जाता है। और इसकी सबसे पहले शुरुआत कब हुई थी बच्चों? 2 जनवरी 1954 को। 2 जनवरी 1954 को हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसको प्रोवाइड किया गया था। जो इस पुरस्कार को प्राप्त करता है उसको मेडल और साथ में कुछ पुरस्कार राशि भी दी जाती है। तो याद रखिएगा, हमारे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या होना है? सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय गीत। बच्चों, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है, और राष्ट्रीय गीत क्या है आपका? वंदे मातरम। सबसे पहले 1950 में वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद को आधिकारिक यानी कि ऑफिशियली इंक्लूड किया गया था, लेकिन बाद में इसमें टोटल छंद कितने होते हैं? 6, यानी कि टोटल 6 छंद है इसमें। और इसको किसने गाया है बच्चों? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये भी कलकत्ता यानी कि बंगाल से ही बिलोंग करते थे, और उन्होंने संस्कृत में 1882 में उनके अपने उपन्यास आनंद मठ में इसको लिखा था। ये क्वेश्चन भी बनता है कि किस उपन्यास से लिया गया, तो याद रखिएगा आनंद मठ से लिया गया। और इस गीत को उन्होंने किस में लिखा था? चिंसुरा में। इसे सबसे पहली बार 1896 में ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक संदर्भ में ही गाया गया था, और इसको भी पहली बार किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसके रचयिता तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, लेकिन इसको सबसे पहली बार गाया किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये 3-4 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। सारे क्वेश्चंस को आप लोग एक बार पॉइंट वाइज नोट करते रहोगे। हमारा अगला टॉपिक है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। बच्चों, आपको पता है भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, टाइगर है, लेकिन एक्चुअली अब इसका नाम डाल दिया गया रॉयल बंगाल टाइगर। तो आप लोग जब भी याद रखोगे तो क्या रखोगे? रॉयल बंगाल टाइगर। सबसे पहले अप्रैल 1973 में इसको रॉयल बंगाल टाइगर घोषित कर दिया गया था। इसके शरीर पर एक चमकदार पीली पट्टी होती है, और ये बड़े आराम से वायु सिप की जंगलों में दौड़ सकता है, काफ़ी तेज़ गति से दौड़ता है। इसीलिए इसकी शक्तिशाली मजबूती के लिए भारत के गर्व को इसमें अपनाया गया है। आपको पता है बाघों की अधिकतम उम्र लगभग कितनी साल होती है? 20 साल। तेज फुर्ती और शक्ति के कारण ही बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु माना गया है। और इसका वैज्ञानिक यानी कि बायोलॉजिकल नेम याद रखना है आप लोग को। इसका बायोलॉजिकल नेम होता है पैंथेरा टाइग्रिस। क्या होता है बच्चों? पैंथेरा टाइग्रिस इसका बायोलॉजिकल नाम है, यानी कि वैज्ञानिक नाम है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पशु। बच्चों, भारत का राष्ट्रीय फूल भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। इसका वैज्ञानिक नाम होता है नीलयुम्बो न्यूसिफेरा। याद रखिएगा, इसका वैज्ञानिक यानी कि बायोलॉजिकल नेम क्या है? नीलयुम्बो न्यूसिफेरा। इसे भारत के राष्ट्रीय फूल के रूप में चुना गया है। यह फूल भारत के पारंपरिक मूल्यों और सांस्कृतिक गर्व को प्रदर्शित करता है। यह उर्वरता, ज्ञान, समृद्धि, सम्मान और अच्छी किस्मत, दिल और दिमाग को भी दिखाता है। इसका प्रयोग देश भर में धार्मिक अनुष्ठानों आदि के लिए भी किया जाता है। हमारे भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है बच्चों? कमल। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय फल आम। आपको पता है आम को हम लोग फलों का राजा भी बोलते हैं, और इसका वैज्ञानिक नेम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। बायोलॉजिकल नेम याद रखिएगा, इसका बायोलॉजिकल नेम है मैंजीफेरा इंडिका, और इसको सभी फलों में राजा का दर्जा प्राप्त है, और ये भारत का राष्ट्रीय फल भी है। अगला है आपका कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी। बच्चों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। ये पक्षी एकता के सजीव रंगों और भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करता है। ये सुंदरता, गर्व और पवित्रता को भी दिखाता है। भारतीय वन की धारा 1972, याद रखिएगा धारा कौन सा है? 1972 के तहत संसदीय में देश पर इसको सुरक्षा प्रदान की गई है। हिंदू धर्म में इसे भगवान मुरुगा का वाहन माना जाता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा, इसे भगवान मुरुगा का वाहन माना जाता है। जबकि ईसाइयों के लिए पुनर्जागरण का प्रतीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि ईसाइयों के लिए जो राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है, ये किस चीज़ का प्रतीक है? तो पुनर्जागरण का प्रतीक। नेक्स्ट है आपका भारत का राष्ट्रीय जलचर यानी कि एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? तो बच्चों याद रखिएगा डॉल्फिन। डॉल्फिन मतलब गंगा डॉल्फिन। सिर्फ डॉल्फिन कई सारी प्रजातियाँ कहती है, लेकिन हमारा राष्ट्रीय पशु सिर्फ गंगा डॉल्फिन है। गंगा की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलचर पशु के रूप में इंडिकेट किया गया है। ये पावन गंगा की शुद्धता को प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसकी खासियत क्या है कि ये केवल साफ़ और शुद्ध पानी में ही जिंदा रह सकता है। ये कभी भी अशुद्ध और गंदे पानी में नहीं रहता, इसीलिए इसको शुद्धता का प्रतीक माना गया है। इन्हें दुनिया के सबसे पुराने जीवों में से एक माना जाता है।
और इसको सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने कई सारे अभयारण्य क्षेत्र का संरक्षण शुरू किया है। इसके लिए स्पेशली कई सारे सेंटर्स बने गए हैं जो इसके सुरक्षा पे काम कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय जलचर यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स क्या है? डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन है। नेक्स्ट है आपका भारत का राष्ट्रीय वृक्ष नेशनल ट्री। नेशनल ट्री बच्चों भारत का वट वृक्ष या उसी को बरगद का पेड़ भी बोलते हैं। ये एकता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। जिस प्रकार भारत अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है, यहाँ पे बहुत सारे धर्म और जाति के लोग एक साथ निवास करते हैं, उसी प्रकार बरगद के पेड़ के शाखाओं पर ना छोटे या बड़े जंतु निवास करते हैं, इसीलिए इसको राष्ट्रीय पशु वृक्ष बनाया गया था। इस वृक्ष का हिंदू धर्म में भी काफ़ी महत्व है और इसमें साथ साथ कई सारे औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। इसीलिए याद रखिएगा, बरगद या वट का पेड़ हमारा राष्ट्रीय वृक्ष या नेशनल ट्री है। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय मुद्रा यानी कि करेंसी। आपको पता है भारतीय रुपया यानी कि इंडियन रुपीज़ भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है। यह आधिकारिक रूप से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कंट्रोल किया जाता है और इसको देवनागरी व्यंजन में रॉ और लैटिन अक्षर में आर से इंडिकेट करते हैं। सबसे पहले 15 जुलाई 2010 को भारत में इसको जारी किया गया था और 8 जुलाई 2011 में इसमें साथ साथ भारत में सिक्कों की शुरुआत भी हुई थी। तो दोनों डेट याद रखना है आपको। 15 जुलाई 2010 को भारत सरकार ने इसको लागू किया था और 8 जुलाई 2011 से सिक्के का भी प्रचलन शुरू हो गया। किसका? रुपए का, इंडियन रुपीज़ का, और ये हमारा नेशनल करेंसी है। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय नदी। तो बिल्कुल बच्चों, गंगा के अलावा हमारी राष्ट्रीय नदी कोई हो भी नहीं सकती, क्योंकि गंगा भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी होली रिवर के नाम से जानी जाती है। इसका टोटल 2510 किलोमीटर के पहाड़, घाट और मैदानी इलाकों तक ये फैला हुआ है। प्राचीन समय से गंगा एक बहुत ही धार्मिक महत्व के साथ पूजा जाता है और कई सारे पवित्र स्तरों पे हर धर्म के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि गंगा की उत्पत्ति कहाँ हुई है? बच्चों, गंगा की उत्पत्ति हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर के हिम क्षेत्र में भागीरथी की नदी के रूप में हुई है। जब ये ग्लेशियर गंगोत्री से निकलती है तो उसमें उसका नाम गंगा नहीं है, उसका नाम वहाँ पे भागीरथी होता है। आगे वो गंगा के नाम से प्रचलित है और ये कहाँ से निकलता है? ग्लेशियर से, गंगोत्री के ग्लेशियर के हिम क्षेत्र से, नहीं बर्फीले क्षेत्र से निकलता है ये। इसीलिए इसमें सालों भर जल रहता है, क्योंकि यह ग्लेशियर का एक हिस्सा है। गंगोत्री से में सालों भर जल होता है, इसलिए सिर्फ गर्मी के टाइम में नहीं, इसमें इस नदी में सालों भर जल की कमी नहीं होती और ये हमारा राष्ट्रीय नदी है, नेशनल रिवर है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपिता। आपको पता है बच्चों, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता माना जाता है। सबसे पहले 6 जुलाई 1944 को, ये डेट भी याद रखना है, और सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के रेडियो स्टेशन से एक संदेश दिया था जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। कब? 6 जुलाई 1944 को। और कहाँ से? सिंगापुर के रेडियो स्टेशन से। 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी की हत्या हो गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा, तब सबसे पहले प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने रेडियो पे भारत के लोगों से कहा कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। उस समय से ही भारत में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाने लगा। तो याद रखिएगा ये स्टेटमेंट भी कि ये सबसे पहले ऑफिशियली 30 जनवरी 1948 के बाद उनको राष्ट्रपिता के नाम से नवाजा गया था भारत के अंदर। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय दिवस यानी कि नेशनल डे। आपको बच्चों, भारत में 3 नेशनल डे मनाया जाता है। एक स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस। यानी कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। तो ये 3 दिन हमारे नेशनल दिवस के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि 1947 को हमें आज़ादी मिली थी, 1950 को हमारा गणतंत्र दिवस है और 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाई जाती है। इसलिए इन तीनों को नेशनल हॉलीडे या नेशनल डे के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय लिपि या आधिकारिक लिपि क्या है? तो बच्चों याद रखिएगा, भारत की राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी। रोमन लिपि नहीं है, रोमन हमारी नहीं, अंग्रेज़ों की आधिकारिक भाषा है। और इसको किस अनुच्छेद 343 यानी कि 343(1) के अनुसार इसको अपनाया गया है। ये हमारी आधिकारिक भाषा भी है। कौन सी लिपि? देवनागरी। नेक्स्ट है भारत की राजभाषा। बच्चों ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। हमारी राजभाषा हिंदी है। जनरली बच्चे याद रखते हैं कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होती है। बच्चों भारत की राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा। हमारे भारत में कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, क्योंकि आपको पता है भारत अनेकता में एकता का प्रतीक होता है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं अपनाई गई है। इसीलिए हिंदी को राजभाषा मतलब आधिकारिक रूप से कार्य करने के लिए जो भाषा सरकार यूज करती है ना, उसी को राजभाषा कहते हैं। और ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत अपनाया गया है। इसीलिए भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है, राष्ट्रीय भाषा नहीं। राष्ट्रभाषा का कोई भी उल्लेख हमारे संशोधन में नहीं किया गया है। जबकि इसके अलावा 22 भाषाएं ऐसी हैं जिसको ऑफिशियली
राजभाषा का दर्जा प्राप्त किया गया। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर। बच्चों भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर होता है शक कैलेंडर, साकार नहीं शक कैलेंडर है, और 1957 में इसे सबसे पहले अपनाया गया। तो बस नाम याद रखिएगा, शक संवत यानी कि शक कैलेंडर के हिसाब से हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है, साका। और अंतिम आज का हमारा है राष्ट्रीय शपथ, नेशनल ओथ। बच्चों नेशनल ओथ जो है सबसे पहले 26 जनवरी 1965 से सभी स्कूल में गाया जाता है, और इसको किसने गाया था, ये तेलुगु में दिया गया था, और किसके द्वारा दिया गया था, पीएडीमरी वेंकट सुब्बा राव द्वारा। कब, 1962 में। यानी कि इस ओथ को सबसे पहले किसने लिखा था, पीएडीमरी वेंकट सुब्बा राव द्वारा 1962 में, और 26 जनवरी 1965 से सभी स्कूल चाहे सरकारी हो या प्राइवेट में इसको गाने का प्रावधान बनाया गया है हमारे नेशनल ओथ को। तो ये कुछ नेशनल सिम्बल्स थे और उसका डिस्क्रिप्शन था। ये सभी इससे जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए ये सारे क्वेश्चंस अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन करके स्टडी करिए। और फिर से हम लोग जीके के अगले सीरीज में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।